हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी इसके कई एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे लिए कुछ नई बातें भी निकल करके सामने आएगी जो हमारी डे टू डे लाइफ में आती तो है, बट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक व्यू हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों हम जो मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो हमारे टॉपिक हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। इसके बाद में हमारा रहेगा एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से अच्छे से। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, हाउ द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑकर्स, किस तरह से होता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन कितनी तरह का होता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसकी जो ग्राफ प्लॉटिंग होगी कि किस तरह से ये टेम्परेचर के साथ में रिलेट करता है, प्रेशर के साथ में रिलेट करता है, वो सारी बातें हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड नहीं होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो इतने मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, सरफेस केमिस्ट्री एज द टॉपिक ऑफ द लेसन डिनोट्स सरफेस केमिस्ट्री, दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल्स रिलेटेड टू द सरफेस। यहाँ पर हम सिर्फ उन फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी सॉलिड के या लिक्विड के सिर्फ सरफेस पर होते हैं, सरफेस से रिलेटेड, है ना। तो एड्जॉर्प्शन की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो एड्जॉर्प्शन में जिस तरह से आपने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है कि कोई भी अगर सॉलिड सरफेस है, सपोज सॉलिड सरफेस पे अगर हम पानी डालें या किसी गैस के कांटेक्ट में वो आता है और गैस उसके अंदर तक चली जाती है, तो वो हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एड्जॉर्प्शन की, ये थोड़ा सा डिफरेंट फिनोमिना है, दैट इज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है बच्चों, किसी भी सरफेस पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच होते हैं, सिर्फ सरफेस पर रहते हैं, नॉट इन द बल्क, नॉट इनसाइड दैट बॉडी, किसी बॉडी के अंदर की तरफ ना होकर के सिर्फ अगर उसके सरफेस पर अटैच होते हैं, वी कॉल इट एड्जॉर्प्शन, है ना। किस तरह से, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास में एक ये कोई सॉलिड सरफेस है इस तरह से। अब यहाँ पर इसके कांटेक्ट में आती है सपोज कोई गैस मॉलिक्यूल्स आते हैं, है ना। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो गैस मॉलिक्यूल्स सिर्फ इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर ओनली अटैच टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड नॉट इन द बल्क, इसके अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ सरफेस पर अटैच होंगे, है ना। तो ये फिनोमिना कहलाता है एड्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन इसके अगेंस्ट में अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा बच्चों कि जो गैसेज मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर तक चले जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, है ना। अगर हमारी डे टू डे लाइफ में अपन इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो अपन देख सकते हैं कि सपोज एक कोई कपड़ा है ना। कपड़े को अपन ने बकेट में इस तरह से फोल्ड करके बकेट के अंदर डाला कपड़े को, तो क्या होगा, कपड़ा पूरी तरह से अंदर तक गीला हो जाएगा, है ना। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरह से अंदर तक उसमें चले गए, तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ। लेकिन अगर जैसे अभी बारिश का सीजन है और हम रेनकोट की बात करें, तो रेनकोट के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है, बारिश होती है, तो रेनकोट अंदर से गीला नहीं होता है, उसका जो सरफेस है ना, सिर्फ ऊपर से गीला होगा। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, दे गॉट अटैच ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द रेनकोट, सिर्फ उसके सरफेस पर अटैच हुए, ना कि उसके अंदर, है ना। तो जो सरफेस का फिनोमिना हुआ वो हो गया हमारा एड्जॉर्प्शन। दूसरी बात अगर अपन करें बच्चों की एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को अगर अपन देखें कि एड्जॉर्प्शन में क्या होता है
और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो इसको अपन एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना है हमारे पास में, इसमें हम देखें कि जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये सिर्फ उसके सरफेस पर प्रेजेंट है, ना कि उसके अंदर की तरफ, उसके बल्क में नहीं गए हैं। बल्क दैट मीन्स इनसाइड। नाउ इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो धीरे धीरे जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर तक आ गए हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यूनिफॉर्मली उसके सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। तो मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द सरफेस ऑफ द फेज। जो भी फेज है, हमने सॉलिड लिया हुआ है, लिक्विड है ना, तो उसका जो भी फेज है हमारे पास में उसके सिर्फ सरफेस पर रहेंगे। और एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, इनटू द बल्क, ये पूरा का पूरा उसके बल्क में चला जाएगा, उसके अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये है एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में सबसे बेसिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात अगर अपन करते हैं कि एक्चुअली ये एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, इसके पीछे क्या कारण है। तो बच्चों आपने ये देखा है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसी भी, जिसमें सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, तो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि ये जितने भी हमारे पास में आसपास जितना भी मैटर है, दैट मैटर इज कंस्टिट्यूट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है ना। तो हम यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल इस तरह का देखते हैं इसका। सपोज ये कोई हमने सॉलिड सरफेस लिया हुआ है, सॉलिड फेज लिया हुआ है। अभी सॉलिड फेज में हम बात करें तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स से, इस तरह से। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये सॉलिड है तो इसमें क्या होगा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे। दैट्स वाई दे विल रिमेन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। द मॉलिक्यूल्स आर very closely or very strong force, strong intermolecular forces will be there in between them। अब आपने ये भी पढ़ा है बच्चों कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। तो अगर हम यहाँ के अंदर वाले किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो मॉलिक्यूल है, सपोज ये एक जो मॉलिक्यूल हम यहाँ पर ले लें, तो ये क्या करेगा, इसके इधर वाले मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करेगा, इधर के मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करेगा, ऊपर के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा और नीचे के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा। इन दैट केस द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मॉलिक्यूल विल बी जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द एटम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ऐसा मॉलिक्यूल जो इसके सरफेस पर प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि ये अंदर की तरफ से जिसको मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, बट अब ये इधर से अट्रैक्ट करेगा तो उसको बाहर की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स खींचने के लिए नहीं मिल रहा है। अट्रैक्ट करने के लिए, उसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इन दैट केस इट विल फील सम more forces that it can pull the external molecules। ये बाहर के किसी मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इस केस में अगर इसके पास में कोई मॉलिक्यूल आता है, सपोज यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो ये मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये सभी मॉलिक्यूल्स अपने पास में दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे और इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस पर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो प्रेजेंट होंगे। जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनका एड्सॉर्प्शन हो रहा है
वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने एक बात और पढ़ी है छोटी क्लासेस में कि ये जो फिनोमिना होता है हमारे पास में, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आर कंटिन्यूसली इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है कि इनके पास में कुछ एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो इनकी इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी इनको कंटिन्यूसली मूवमेंट करवाती है। इनका मूवमेंट गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हुआ कि सपोज ये जो मॉलिक्यूल्स थे, पहले जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर प्रेजेंट थे, इधर इधर, जो जब ये इससे अटैच नहीं हुए थे, जब ये दूर दूर प्रेजेंट थे, उस केस में क्या था, इनकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी। इंटरनल एनर्जी जिसको कि अपन किस चीज़ से लिखते हैं, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा एच क्या है, अभी इनका जो डेल्टा एच है वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, बट व्हेन दे गेट बाउंडेड एट द सरफेस ऑफ एनी कंपाउंड, किसी के भी सरफेस पे जाकर जब ये बाउंड हो गए, व्हेनेवर दे एड्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्प्शन हो गया इनका, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि इनका जो डेल्टा एच रहेगा ये कम हो जाएगा पहले से। पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो अब क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई मतलब पहले जो थी उससे माइनस में हो गई, उससे रिवर्स हो गई, है ना। तो एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि डेल्टा एच क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है। क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव अगर रहेगा तो अगर हम डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो आपने जो दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी हुई है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बेस पे अगर बात करें तो यहाँ से एनर्जी निकल रही है ना, और एनर्जी निकलती है बच्चों, तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक। गुड, है ना। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो किस तरह की प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, अब आपने एक चीज और पढ़ी है बेटा, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है एस के बारे में, डेल्टा एस, या जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि इनकी जो रैंडमनेस रहेगी कि ये कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं, कितने इजीली मूव कर सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उस केस में इनकी जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस रहेगी बच्चों, यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, पहले ये फ्रीली मूव कर रहे थे और अभी क्या हो गया, धीरे धीरे इनकी रैंडमनेस कम हो गई। दैट मीन्स डेल्टा एस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। डेल्टा एस जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों चीजें नेगेटिव हो गई इसमें अपने, डेल्टा एच उसकी जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी नेगेटिव हो गई, और साथ साथ में जो एंट्रोपी है मॉलिक्यूल्स की, वो एंट्रोपी भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। दोनों चीजें नेगेटिव हो गई। अब हमने एक बात और पहले पढ़ी हुई है डेल्टा जी के बारे में, या इनकी जो गिब्स एनर्जी है। गिब्स एनर्जी की बात करते हैं अपन, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों डेल्टा जी से। और डेल्टा जी को अगर अपन इससे रिलेट करते हैं फॉर्मूले में, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में डेल एच माइनस। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो पहले देखा है 11th क्लास में हमने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, दैट इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर अपन देखें बच्चों, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला जो गिब्स एनर्जी हम निकालते हैं, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर और उसके साथ में हमारी एंट्रोपी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इसकी टोटल वैल्यू अपन काउंट करते हैं, टोटल वैल्यू देखें, तो वैल्यू में अपने पास में क्या आएगा कि अगर कोई रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन को होना है, स्पॉन्टेनियस होना है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गिब्स एनर्जी है, फ्री गिब्स एनर्जी शुड बी नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है पहले, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इस केस में हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो गया बच्चों कि
डेल्टा जी इज इक्वल टू एच, तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, अभी हमने देखा था यहाँ पर, ये देखो एच जो है, एच हमारे पास नेगेटिव आ गया, एस भी नेगेटिव है ना। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, जिस टेम्परेचर पर हम एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं वो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो टेम्परेचर को अपन छोड़ते हैं यहाँ से, माइनस में है, फिर यहाँ पर एक माइनस है, और एंट्रोपी जो है वो भी हमारे पास में क्या है, माइनस में है। अब ये दोनों माइनस माइनस तो हमारे पास में यहाँ पर प्लस हो गए, और जो डेल्टा एच था, डेल्टा एच क्या हुआ हमारे पास, ये तो इधर एंट्रोपी जो थी वो तो हमारी प्लस में हो गई, एस प्लस में आ गया। अब अगर हमारे पास में डेल्टा जी की वैल्यू हमें माइनस में होना है, इफ यू वांट दैट द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप होना चाहिए, है ना। तो जब एक क्वांटिटी हमारे पास माइनस की है और दूसरी प्लस की है, उस कंडीशन में अगर जी की वैल्यू हमें माइनस में चाहिए तो क्या होना चाहिए बच्चों, कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो एस से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, तभी हमारे पास में जो क्वांटिटी आएगी वो माइनस में आएगी यहाँ पर। अब सपोज अगर ऐसा हो जाए कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, दैट मीन्स वो रिएक्शन नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेल एच और डेल एस की वैल्यू हमारे पास में इक्वल आ जाए, दोनों की इक्वल आ जाएगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा, मतलब डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई, जीरो आ गई, दैट मीन्स आपने पढ़ा है कि जब डेल जी की वैल्यू जीरो होती है तो वो हमारे पास में कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, है ना। दैट मीन्स जितना एड्सॉर्प्शन होगा, जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसके बारे में भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि एब्सॉर्प्शन मतलब मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़े, डिसॉर्प्शन मतलब मॉलिक्यूल्स वहां से निकल गए फिर से, है ना। किसी सरफेस पर अगर एड्सॉर्प्शन हुआ है और फिर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रोसेस हो गई हमारी डिसॉर्प्शन, है ना। उसको अपन देखेंगे कि डिसॉर्प्शन, हाउ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिसॉर्प्शन, वी विल डिस्कस इट। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन, अब हम बात करते हैं बच्चों, हाँ ये तो हो गया हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्प्शन होता कैसे है ना। तो एड्सॉर्प्शन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव करने के लिए क्या होना चाहिए, जो डेल एच और डेल एस जो है इसमें से डेल एच की वैल्यू हमेशा डेल एस से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हमारा जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की, कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्प्शन कितनी तरह का होता है ना। एड्सॉर्प्शन का मतलब हमने समझ लिया अच्छे से, कि जब भी कोई फिनोमिना होता है, अगर किसी बल्क के किसी थिंग के सरफेस पे अगर हो रहा है ना, द रिएक्शंस और द थिंग्स रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन की। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में दो तरह का एब्जॉर्प्शन निकल करके आता है, उसको अपन देखते हैं कि कैसा होता है, ये कौन कौन सा होता है, उसको अपन डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास में फिजिसॉर्प्शन, या फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। फिजिसॉर्प्शन, और एक होता है केमिसॉर्प्शन। ये दो तरह के एड्सॉर्प्शन है, काफी हद तक आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, है ना। फिजिकल और केमिकल, दो तरह के एड्सॉर्प्शन। अगर फिजिकल और केमिकल की बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो रहता है इसमें सरफेस और एड्सॉर्बेंट के बीच में, अच्छा एक बात और अपन देख लेते हैं बच्चों, कि जो एड्सॉर्प्शन होता है
यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर दो बातें हैं हमारे पास में, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास में वो सरफेस है जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एक हमारे पास में है वो गैस या लिक्विड जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना। तो जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो है हमारा एड्सॉर्बेंट, उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेंट, और जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो होता है हमारा एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो यहाँ पर बच्चों जब अपन बात करते हैं केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन की, तो केमिस और फिजिसॉर्प्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट अगर केमिसॉर्प्शन की हम बात करें तो केमिसॉर्प्शन में सरफेस मतलब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये लूजली बॉन्ड होते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं वंडरवाल बॉन्ड्स, है ना, कि जनरली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वही। लेकिन यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन सकते हैं, है ना, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं जिसके कारण दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है और ये ईजिली निकल वहाँ से नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी बात अपन करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ हो गई, इसमें पहला पॉइंट अगर अपन देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड, और दूसरा अगर इसका अपन फर्स्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब बच्चों बात आती है इसमें डेल्टा एच की, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो आपको पता है कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है वहां से, है ना। कोई बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, फिर हमें उस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो उतनी ही एनर्जी हमें फिर से उसमें देना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहती है, अगर वीक बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी कम लगेगी। तो इसमें सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि जो डेल एच होता है, जो इसकी फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी जो इसमें से निकलती है वो काफ़ी कम होती है। इट इज़ नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल, इतनी कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द केमिसॉर्प्शन, जहाँ पर हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू द फिजिसॉर्प्शन, और ये हो जाती है हमारी नियर अबाउट 80 to 240 किलो जूल पर मोल, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। अब देखो यहाँ से अगर हम इसकी बात करें डेल एच की, तो ये जितनी एनर्जी यहाँ से बॉन्ड बनने में निकल रही है उतनी ही एनर्जी बाद में जब उन मॉलिक्यूल्स को सरफेस से निकालना होगा हमें, तो हमें उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी फिर से, है ना। तो ये क्या रहता है, केमिसॉर्प्शन जो है ये इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। डिसॉर्प्शन की प्रोसेस इसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। क्यों? क्योंकि हमें जो एनर्जी देनी है वो कितनी देनी है, 80 to 240 किलो जूल पर मोल के आसपास देनी है, और वहाँ पर बहुत कम है हमारे पास में फिजिसॉर्प्शन में, है ना, नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास हमें देना है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि ये जो फिजिसॉर्प्शन है इट कैन बी रिवर्स इजीली। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास में, रिवर्सिबल हो जाता है, इजीली इसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल। बट जो केमिसॉर्प्शन है, केमिसॉर्प्शन क्या रहता है, इरिवर्सिबल हो गया। इतनी आसानी से हम इसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो इसमें आता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा हमारे पास में, वो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये स्टार्ट किस तरह से होगा, है ना। तो स्टार्ट किस तरह से होगा उसकी बात अगर अपन करें तो
यहाँ पर ये इजीली स्टार्ट हो जाएगा, इसकी लो एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कितनी चाहिए हमें 20 to 40 किलो जूल, इतनी एनर्जी में ये एक्टिवेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट केमिसॉर्प्शन जो है ये इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी हमें, इसको एक्टिवेट करने के लिए इन ऑर्डर टू ऑकर द केमिसॉर्प्शन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों इसमें हमारे पास में, जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस आएगा लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या आएगा हमारे पास में, लो एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी, और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो फोर्थ पॉइंट आएगा वो रहेगा हमारा हाई एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट अपन देखें बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन दोनों पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होगा वो अपन देखें। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पर वीक बॉन्ड है केमिस ऑप्शन में, फिजिक्स ऑप्शन में अगर वीक बॉन्ड है तो अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो मॉलिक्यूल्स वहाँ से इजीली बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द डिसॉर्प्शन इन फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में डिसॉर्प्शन को ये इन्फ्लुएंस करेगा, आसानी से करवाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ केमिस ऑप्शन, अगर हम केमिस ऑप्शन की बात करें तो केमिस ऑप्शन में क्या होगा बच्चों कि ये इतना इजीली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होंगे, ये इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद में अप टू सम एक्सटेंड ओनली। धीरे धीरे क्या होगा फिर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो दे विल मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट आफ्टर सर्टेन टाइम्स दे विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसॉर्प्शन। कुछ समय के बाद में ये भी डिसॉर्प्शन को फिर से करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में मेन डिफरेंस हुए फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन के बीच में। यहाँ पर एक बात और आती है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बच्चों दोनों पर सेम एक्ट करेगा। अगर दोनों केसेस में हम एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, दोनों केस में जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ेगा, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो या फिर केमिस ऑप्शन हो। ठीक है बच्चों, आगे अपन बढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास में। अगर हम एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर पर, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों। देखो ग्राफ आपने बनाया है पहले, अभी अपन देखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर हम यहाँ पर एड्सॉर्प्शन की बात करें कि इधर हमारा जो है वो क्या है, एड्सॉर्प्शन है, और इधर हमारा प्रेशर है, प्रेशर P। अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के केस में, टेम्परेचर को अलग अलग टेम्परेचर लेकर के, सपोज अपन 3 टेम्परेचर ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने लिया T1, यहाँ पर लिया T2, T1, T2 और T3। T3 मतलब जिसको जो टेम्परेचर है वो T3 सबसे कम है, इसको अपन इस तरह से यहाँ पर समझ लेते हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। मतलब टेम्परेचर जो थर्ड है वो हमारा सबसे कम वाला टेम्परेचर है। तो यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू अपन समझते हैं कि जो प्रेशर है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस भी बढ़ती है। वो सबसे ज़्यादा कब होती है, जब टेम्परेचर कम होता है।
क्योंकि टेम्परेचर का हमने देखा कि इन्वर्स इफेक्ट होता है, मोर टेम्परेचर लेस एड्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा, किसी एक टेम्परेचर की बात करें तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगा। फॉर द सेम कंडीशन, सेम प्रेशर, व्हेन द टेम्परेचर इज लो द एड्जॉर्प्शन विल बी मोर। तो ये है हमारी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर टेम्परेचर, दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे अपन, है ना, एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास में कि जो एड्जॉर्प्शन है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ना। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे सिलिका जेल के पाउच रखे हुए आते हैं, है ना। सिलिका जेल क्या करता है बच्चों कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मॉइस्चर जाती है उनके अंदर तो उस मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है उसको, और वहाँ पर जो एयर होती है उसको ड्राई बनाता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें, इसकी जो एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में है वो ये आती है कि जो माइंस होती है, खदानें होती है, कोल माइंस है या दूसरी जो भी माइंस होती हैं, माइंस के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको एक स्पेशल टाइप का मास्क दिया जाता है जिसको गैस मास्क बोलते हैं। वो गैस मास्क क्या करता है, जो भी हार्मफुल गैसेस होती है उनको एब्जॉर्ब करके और प्योर एयर को अंदर जाने देता है ना। एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम जो शुगर यूज़ करते हैं घर में, वो शुगर जब बनती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शुगर, दैट शुगर इज़ नॉट एज वाइट एज वी यूज़ इट। हम जितनी वाइट उसको यूज़ करते हैं वो इतनी वाइट होती नहीं है ना, उसमें थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। तो इसको क्या किया जाता है बच्चों कि जब ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसको एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर से पास किया जाता है। तो चारकोल क्या करता है, इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ या जो कलरिंग एजेंट है उनको एड्जॉर्ब करता रहता है, और प्योर शुगर जो है वो वाइट कलर की होती है वो आगे मूव करती है, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है एड्जॉर्प्शन की हमारी डे टू डे लाइफ में, और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना, लेकिन हमारे लिए जो मेन एप्लीकेशंस है वो ये है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस लेसन में जो मेन बातें देखी है, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में उसको रिवाइज करते हैं फिर से। एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने देखा, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखा, फिर हमने देखा कि एड्जॉर्प्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात की कि उसका जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किस तरह से प्लॉट करते हैं अपन, है ना। फिर हमने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शंस देखे, केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, दोनों में डिफरेंस की बात की हमने कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, है ना। और अभी लास्ट में हमने देखा कि इसके एप्लीकेशंस क्या है हमारे आसपास, हम जो देखते हैं डे टू डे लाइफ में, तो एड्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसके जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।